हाँ तो अब आज हम देखेंगे भाग दूसरे के अंदर पढ़ेंगे पाठ जो कि क्लास 8 का है, साइंस का फसल उत्पादन है प्रबंधन। इसमें हमें क्रियाकलाप एक पॉइंट दे रखा है कि मूंग अथवा चने के बीज से लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 निवोदे बीज छांट लीजिए। अब तीन गिलास अथवा एक ही पात्र लीजिए पर इन पर एक बी सी निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें से थोड़ी गोबर की खाद मिलाइए। ये गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सी यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लेकर बिना कुछ कीजिए। अब चित्र 1.3 में ये देखेंगे। अब इसमें से पानी की मात्रा समान डालकर उचित स्थान पर रख दीजिए कि प्रतिदिन पानी देखते रहिए। एक हमें गिलास लेनी है, उसमें से थोड़ी सी मिट्टी डाली, उसके बाद में खाद डाली। एक गिलास ली, उसमें हमने यूरिया डाली, मिट्टी डाली। एक हमने ली, पानी और मिट्टी डाली। यहाँ पर खाद मिट्टी डाली, यहाँ पर खाद और गोबर डाले, यहाँ मिट्टी और गोबर डाले, यहाँ मिट्टी और पानी दोनों डाला। अब इनमें सभी में पानी मिक्स थोड़ा बहुत कर देना, अपने हिसाब पर रख देना। कुछ दिनों बाद देखना पानी कितना रहता है और कितना नहीं। 7 पानी डालिए। 7 में से 10 दिन बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। जो कि यहाँ पर ये प्रयोग कर रहे हैं। 3 इन्होंने गिलास ले रखी है, ए बी सी प्रयोग ए बी सी में, जो कि प्रयोग की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में देखना कुछ इस प्रकार की जो खाद एवं उर्वरक के साथ पौधे की वृद्धि होगी वो इस प्रकार की है। अब हम देखते क्या तीनों गिलास के पौधे एक ही वृद्धि एक समान है। इसने क्वेश्चन किया है कि क्या तीनों गिलास में पौधे एक ही वृद्धि करते? नहीं, कुछ में वृद्धि ज़्यादा है, कुछ में कम है, कुछ में और भी कम। क्यों? क्योंकि वो यूरिया मिट्टी के अनुसार। क्या किस गिलास के पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? देखते हैं आगे। और एक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों में समृद्ध होती है। वे खाद से कैसे भिन्न है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। जो कि हमारे उर्वरक खाद है उसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम, एनपीके इसका फुल फॉर्म है नाइट्रोजन फास्फोर पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता करती है। जो कि ये खाते हैं वो हमारे किसान की गेहूँ और धान को जिस प्रकार की फसल उगाते हैं उनमें अच्छी उपजाऊ के लिए ये सहायता है। कि परंतु उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी में उर्वरक में कमी हो जाती है। परंतु उर्वरकों से अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता कमी हो जाती है। जो ये खाद डालने से मिट्टी की उर्वरकता है वो अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि वो ये एक तरह का विषैला जहर है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन सकता है। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हम उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, या तो 2 फसलों के बीच के खेत की कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। हमें यदि जो कि उर्वरक खाद है वो डालते हैं तो फसलों के बीच के कुछ समय बिना कुछ उगाए खेत को ऐसे ही छोड़ दीजिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें से मिट्टी में सभी पोषक की प्रपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषक की प्रपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण करते रहिए। यह एक फसल के बाद खेत में एक दूसरे किस्म की फसल
एकांतर क्रम में उगा कर दी किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। हमको एक ऋतु के अनुसार चलना चाहिए। इस ऋतु में ये बोनी चाहिए, इस ऋतु में ये बोनी चाहिए। जो कि हमारे उत्तर भारत है उसमें पहले फलीदार चारा उगाया जाता था तथा दूसरी ऋतु में गेहूँ उगाया जाता था। इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूर्ण होता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पिछली कक्षा में आप राइबोयम बैक्टीरिया के बीच में पढ़ चुके हैं। ये फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये जो कि हमारा वायुमंडल है ना, वायुमंडल 13 किलोमीटर पर के बीच ही पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण अब देखते हैं जो कि खाद और उर्वरक में अंतर। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हम देखते हैं उर्वरक एवं खाद की अंतर। तो पहला हमारा अंतर है उर्वरक का। उर्वरक एक मानव निर्मित लक्षण है जो कि ये मानव बनाते हैं फैक्ट्रियों में। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशोषण का विलयन। जो कि हमारी गोबर है उसको हम किसी एक बड़े से गड्ढे के अंदर उसको अपशिष्ट करके जो कि बना सकते हैं, वो है गोबर द्वारा खाद। अब हमारा दूसरा है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। जो हमारी ये खाद है वो खेतों में बनती है, उर्वरक है वो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनती है। तीसरा दे रखा है कि उर्वरक में मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद की मिट्टी में ह्यूमस पशु प्राप्त होती है। अब चौथा है उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पशुओं में होती। खाद में पादप पोषण तुलनात्मक रूप में कम होती। अब हम आगे देखते हैं चारणी 1.1 में उर्वरक और खाद के बीच हमने अंतर बताए गए थे। खाद के लाभ। अब हम खाद के लाभ देखते हैं। आप अपनी ये किताब में कॉपी में नोट के रूप में लिख दीजिए। एक जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा में अधिक अच्छी मानी जाती है। जो कि जैविक खाद है वो उर्वरक की खाद से हमें अच्छी मानी जाती है। तो अब हमारा पहला पॉइंट है वो दे रखा है कि इससे मिट्टी की जल धारणा क्षमता में वृद्धि होती है। जो कि हमारी जल की धारणा है उसमें वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाती हैं। इससे जो कि हमारे सरंध्र जो कि गैसों का विलीन करने में सरल हो जाता है। इसमें हमारा तीसरा दे रखा नोट दे रखा है। इसमें मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसमें जैविक खाद से मिट्टी का संगठन सुधर जाता है। जो भी संगठन है वो सुधर जाता है। अब हम देखते हैं सब पॉइंट 1। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीवों को जल की आवश्यकता। जो कि हम ये तो प्रतिदिन देखते हैं कि जीवित रहने के लिए जीवों को पानी की आवश्यकता होती है। यदि आप पानी नहीं पियोगे 3-4 दिन तो आपको मरना निश्चित है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए जल का विशेष महत्व है। जो कि हमारा पौधा वृद्धि करता है उसके लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। जल के साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं होता है। जो हमारा पौधा है वो शुष्क में नहीं होता है, मतलब जो सूखी हुई जमीन है वहाँ पर नहीं होता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। ये फसल को पाले एवं गर्म हवा में रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप जल देना आवश्यक होता है। जो कि हमारा पानी है, जल है, उसको निश्चित ही समय पर फसल को देना चाहिए। निश्चित अंतराल पर खेत
में जल देना निश्चित कहलाता है। निश्चित अंतराल, निश्चित जो कि समय है पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसल, मिट्टी एवं ऋतुओं में विभिन्न होता है। गर्मियों में पानी देना की बराबरता अपेक्षा अधिक होती है। ऐसा क्यों? ये मिट्टी एक पत्ती में जल वाष्प दर अधिक होने से हो सकता है। अब हमारे बूझो एक प्रश्न कर रहा है। इस वर्ष पानी देते समय अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए और मर गए। ये बूझो सोच रहे हैं, कह रहा है कि मैंने पिछले साल जो कि पानी देते समय ध्यान नहीं दिया और मेरी फसल थी वो सूख गई। अब की बार मैं सही तरीके से पानी दूंगा। अब आता है सिंचाई के स्रोत। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल स्रोत हैं। यह हमारे मोट के द्वारा यह हमारी जो कि रच्ची है यह पानी को बाहर खींचने में सहायता करती है। यह हमारा घड़ा, इसके से बाहर यह कुआं, ये पानी। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कुओं, झीलों या नहरों में उपलब्ध जल का निकाह एवं खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न हैं। मेषवी अथवा मजदूर इन विविधों से इस्तेमाल की जाते हैं, अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्षता हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके, ये हमारी ये मोट, इसको घिरनी भी कहते हैं, चैन पंप, डेगली, रैट, जो कि हमें चित्र 1.4 में दे रखे। ये है सैन पंप जो कि सैन की तरह कार्य करती है। ये हमारी एक तरह की जिसको आप होदी भी कह सकते। इसके अंदर हम पानी डाल के बाहर आता है। ये हमारे डेगली का मतलब ये है कि इसमें से ये रस्सी गई, इसमें से बाल्टी एक भर के बाहर ले गया और खेत में डाल दिया। ये हमारा है रेट है जो कि बैलगाड़ियों के द्वारा यहाँ पर चक्कर लगाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर पानी आता है। अब हम देखते जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। अब सामान्यतः पानी को ऊपर लाने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, आधुनिक का मतलब ये होता है कि पुराने समय। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग कर सकते हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। समतल भूमि होनी चाहिए वहाँ पर, और एक पाइपों के ऊपर सिरों पर घूमने वाले नोजल लगाए जाते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। ये पंप की सहायता से जल मुख्यतः पाइप में भेजा जाता है वह घूमते हुए नोजल से बाहर आ जाते हैं, जो कि हमारे कुंवर है उसमें से जो कि हमारे जल है वो घूमते हुए बाहर आ जाते हैं। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। हमारा जो है छिड़काव इस तरीके होता है जैसे कोई वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, जो कि चित्र 1.1 में है। ये हमारा छिड़काव तंत्र है। ये कुआं है, इसके अंदर से ये मोटर पंप लगी हुई है। ये पाइप है, इसके अंदर से पानी जाता है। ये हमारे फव्वारे हैं यहाँ पर जो कि पानी निकल रहा है। अब आता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र का मतलब होता है बूंद बूंद करके सिंचाई करना। छिड़काव तंत्र, छिड़काव मतलब जो कि फव्वारे के द्वारा छिड़का। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों पर गिर जाते हैं, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फसलदार पौधे, बागीचे एवं वृक्षों को पानी देने का वह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल वाष्प प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले पौधों के लिए वरदान है।
इसमें ड्रिप का मतलब बूंद बूंद करके सिंचाई करते हैं। खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहले निकट के गेहूं के खेत में गया और उन्होंने देखा कि खेत के फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उगे हुए थे। जो अन्य पौधे उगे हुए थे उनको हम खरपतवार कहते हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अशासित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाए जाते हैं। इन आनुवंशिक पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये आप इम्पोर्टेंट खरपतवार किसे कहते हैं इसकी मैं आपको सरलता से एक परिभाषा बताता हूँ कि पौधे के साथ उगी गई अन्य फसल को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को निंदाई भी कहते हैं। निंदाई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक जगह और प्रकाश की स्पंदनता कर पौधे की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डाल सकते हैं। मनुष्य एवं पशुओं के लिए विश्लेषण हो जाते हैं। खरपतवार को काटने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीकों अपनाते हैं। फसल उगाने के लिए खेत जोतने से खरपतवार उगड़ जाते हैं एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाती हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ तक सहित उखाड़ने के अथवा मिट्टी के निकट के काट कर समय समय पर काट दिया जाता है। ये कार्य खुरपी या हेरफान की सहायता करती है। रसायनों का उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। उसे खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 1, 2, 4 खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार मर जाती हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल आवश्यक मिलाकर स्प्रे की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है जो कि चित्र 1.7 में दे रखा है। ये हमारा किसान जो एक खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है। ये फसल उग रही है। क्या खरपतनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ सकता है? थोड़ा बहुत पड़ सकता है। इसके लिए उस लगा के जाए। जैसा पहले बताया कि खरपतवार की वृद्धि समय समय पर पुष्पन बीज बनने से पहले खरपतवार का छिड़काव करते हैं तो खरपतवार छिड़काव के लिए किसान के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः इन्हें इस रसायन का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव अंदर करते समय अपने मुंह पर नाक कपड़े से ढक लीजिए। अब आता है हमारा 1.8 जो कि है फसल की कटाई करना। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि हमें फसल को काटना अत्यंत आवश्यकता होता है। यदि फसल को भी नहीं काटे तो क्या करेगा? फसल को उगानी चाहिए। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहते हैं। फसल का पकना और उसको काटना कटाई कहते हैं। कटाई के दौरान ये पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा इसे धरातल के पास काट लेते हैं। यह अनाज को पकड़ने में लगभग 2 से 3 महीने पकने के लिए 2 से 3 महीने लग सकते हैं। हमारे देश में दरांती का सहायता से हाथ द्वारा कट जाती है जो कि दांती ऐसे कहते हैं। धरातल के पास काट दिए जाते हैं। उस चित्र 1.7 में ये है हमारी दरांती अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जो कि और वेक्टर कहते हैं कि काटी गई फसल को बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहते हैं। जो कि हमारे दानी है फसल के उससे हमें अलग करना उससे हम थ्रेशिंग कहते हैं। ये कार्य कॉम्बिनेशन मशीन द्वारा किया जाता है जो कि चित्र 1.8 में दिया जाता है जो वास्तव में वह हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे अनाज वाले किसान अनाज के अपघटन दोनों का फटक कर अलग करते हैं। आप इसकी विषय कक्षा में पढ़ चुके होंगे। तो अब देखते हैं ये हमारा कॉम्बाइन ये हम फसल को काट रहे हैं
कटाई के बाद कभी कभी तने में टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित थे। वह जानती हैं इससे प्रदूषण होता है। इस खेत में पड़ी फसल को आग लगने से खतरा भी हो सकता है। यह हमारी है विनोइंग, जो कि पकड़ने वाली मच्छी। अब आता है हमारा यह कटाई पर्व। 3 से 4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दोनों से भरी खड़ी फसल किसानों को आधे उलोन एवं फसल का समय भाव करते हैं। अब हमारा ये भंडारण है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।